ऐसा राजा जिसकी तुलना महान नेपोलियन से की गई, जिसने अपनी उत्कृष्टता, शक्ति की उत्कृष्टता पर आकर उस समय अपनी सारी शक्तियों का परित्याग किया, हिंसा के मार्ग को छोड़ के अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ महान सम्राट अशोक की। आज की क्लास अशोक के नाम। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30 बिलीव इन गुड टीचिंग। आज की क्लास है हमारी अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का परित्याग किया। यानी कि अशोक को एक महान सम्राट कहा जाता है। बौद्ध धर्म में, हमारी हर एक संस्कृति में, हर एक साहित्य में, हर एक पुराण में उसे एक महान राजा का दर्जा दिया गया है। आखिर वो महान राजा क्यों बना, उसे क्यों महानता हासिल हुई, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। इस कक्षा में हम लोग को पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा? इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, साम्राज्य का प्रशासन, राजधानी में सम्राट अशोक, एक अनोखा सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध और अशोक का धाम। ये सारी टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं राज्य और साम्राज्य क्या होते हैं। राज्य एक छोटे से कस्बे को, कबीले को, कुछ नगरों को मिलाकर बनता है, जबकि एक साम्राज्य इन्हीं राज्यों का एक समूह होता है जो विशाल होता है, बड़ा होता है, जहाँ स्थायी सेना होती है, जहाँ उनको देखभाल करने के लिए काफी नौकर चाकर होते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कर होते हैं, कर व्यवस्था होती है जिससे आम जनता से लिया जाता है, जिसके कारण राजा सम्राट जो होते हैं उनको वेतन देते हैं, अधिकारी जन होते हैं, राजा एक विशाल भवन में रहता है। वो सारी चीजें साम्राज्य कहलाता है। तो मौर्य साम्राज्य जो था, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से 2300 वर्ष पूर्व रखी थी, अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, के हेल्प से, उनकी मदद से ही उन्होंने एक भव्य साम्राज्य की नींव डाली, जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली वह बात होती है कि वंश किसे कहते हैं। एक परिवार से कंटिन्यू जो राजा बनते रहता है, यानी राजा का बेटा राजा, फिर बेटा उसका राजा, फिर उसका बेटा राजा, यही वंश कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद सम्राट अशोक। तो इस तरह से उनके वंश जो थे आगे राजा बनते चले गए, इसलिए ये वंश कहलाया और इसको मौर्य वंश कहा गया। चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन किया है कि उन्होंने किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु से सारी शिक्षाएं लेकर मौर्य वंश की नींव डाली। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को परास्त करके उन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली और एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली जो भारत में एक स्वर्ण युग कहलाता है। यानी कि गुप्त शासन के बाद अगर भारत में कोई स्वर्ण युग था तो वो मौर्य शासन था। मौर्य काल में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, साम्राज्य बहुत ही भागों में बटा था। साम्राज्य को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी 3 राजधानियां बनाई गई थी। यहाँ याद करने वाली बात यह है कि मौर्य पीरियड में, मौर्य काल में ये जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसकी 3 राजधानी थी। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन और तीसरा तक्षशिला। अब पाटलिपुत्र में स्वयं सम्राट रहता था और उसके अगल बगल का जितना भी क्षेत्र होता था वो उसकी निगरानी में रहता था। उसके लिए अधिकारी जन होते थे, उन अधिकारी जनों को वेतन दिया जाता था। वो अधिकारी जन अगल बगल के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर लेते थे। राजा की आज्ञा जो नहीं मानता था उसे दंड भी दिया जाता था। इस तरह से प्रशासन चलता था। उसके बाद उज्जैन था, जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के भाग का शासन व्यवस्था देखता था। और तीसरा तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया का व्यवस्था देखता था। तो इस तरह मौर्य साम्राज्य इन 3 भागों में विभक्त था। यहाँ राजा स्वयं होता था और ये दोनों पे राजकुमार होते थे, गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में वहां जाया करते थे।
परंतु यहाँ पर जो निजी व्यवस्थाएं थी, जो प्रशासन लोग वहां पर जो आम जनता जैसे रहते थे, वैसे ही परंपराओं के आधार पर वो राजकुमार वहां पर शासन करते थे। साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था वहां पर। किसानों की संख्या, पशुपालकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन लोगों से कर लिया जाता था। मौर्य साम्राज्य का अधिकतर हिस्सा जंगलों में पड़ता था, तो वहां से विभिन्न प्रकार की औजारों का, विभिन्न प्रकार के लौ अयस्कों का, आखेटकों के द्वारा, शिकारकों के द्वारा उन्हें प्राप्त नजराने के रूप में मिलता था। अब यहाँ हम सोचेंगे कि नजराना क्या होता है। कर और नजराना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कर जो नियमित रूप से लगाई जाती है, जो हम लोगों को देना रहता है। परंपरा, अगर हम एक पेन भी खरीदते हैं तो उसमें टैक्स लगता है और वो चीज हम लोग देते हैं। लेकिन नजराना जो होता है वो एक गिफ्ट होता है। वो हम लोग किसी को भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो नजराना जो होता था वो लोगों के तरफ उपहार स्वरूप राजा को, अधिकारियों को दिया जाता था। और जो कर होता था वो एक नियमित तौर पर उन लोगों को देना पड़ता था। अब हम लोग पढ़ेंगे राजधानी में साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य, चूंकि मैंने बताया था, साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य का साम्राज्य इस त्रिभुज पर आधारित है। शक्ति का केंद्र राजा था, यानी कि सम्राट। उसने अपने अधिकारों को, अपने सारे लोग जो उसके साम्राज्य की व्यवस्थाओं को चलाते थे, उसको इस तरह से शक्ति का विखंडन किया था। यानी कि यहाँ पर उसके अधिकारी जन रहते थे, महामात्य लोग रहते थे, सेनापति रहते थे, कोषाध्यक्ष रहता था। बहुत सारी परंपराओं में, बहुत सारी स्तरों में सम्राट ने अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया था। जो कर लेकर आते थे उसको करहट्टा बोला जाता था। अधिकारी, टैक्स वसूलने वाले अधिकारी बोलते थे। उसके बाद जो लोग राजा की बातों को ना माने, उल्लंघन करे, तो उनको सजा देने वाले अधिकारी थे। उसके बाद गुप्तचरों की व्यवस्था थी। एक सेना अध्यक्ष भी होता था। एक चारों बगल घूमने वाला एक अलग सिपाही रहता था, जो स्पाई होते थे उन लोगों की निगरानी करता था कि उनकी कार्य व्यवस्था कैसी चल रही है, कहीं वो सम्राट को गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से साम्राज्य जो था छोटे छोटे अधिकारियों के बीच में बटे हुए थे। सारे लोग अपनी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे ढंग से करते थे। राजा की अंगरक्षक महिलाएं हुआ करती थी। सोचिए, राजा जो था बीच में बैठता था और उनकी अंगरक्षकें जो होती थी महिलाएं हुआ करती थी। इस तरह से राजा जो थे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इसी चीज की एक घटना को मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस के साथ आया था राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में एक वर्णन किया है। सब साल में या सप्ताह में एक बार राजा भ्रमण के लिए निकलता था। राजा अपने दर्शन देने के लिए अपने प्रजाओं को निकलता था। वो एक उत्सव की तरह मौर्य मगध में मनाया जाता था, मौर्य साम्राज्य में। वहां पे राजा सोने के रथ पर सवार होता था। उसके अगल बगल जो सेनाएं होती थी वो भी एकदम सोने चांदी के सवारी पर सवार रहते थे। इसके अलावा जो एक और टाइप की सेना होती थी जो अपने हाथों में पेड़ उठाए रहते थे और उन पेड़ पर प्रशिक्षित तोते और कबूतर रहते थे। वही तोते और कबूतर राजा के चारों ओर परिक्रमा करते रहते थे। इसके अलावा पैदल सेना भी रहती थी। ये एक तरह का भव्यता का प्रदर्शन भी होता था कि हमारे राजा, हमारे शासक जो है इतने समृद्ध हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि दूसरे दुश्मन उन तक आक्रमण नहीं कर सकते। आप चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, मौर्य वंश के शासनकाल में बहुत ही सुरक्षित है। इसके अलावा राजा जहाँ बैठा रहता था उनके चारों ओर अंगरक्षिकाएं बैठी रहती थी जो महिलाएं हुआ करती थी। 12 महिलाओं के ग्रुप में राजा अकेले बीच में बैठता था। यहाँ तक कि राजा जब भोजन करने के लिए जाता था,
एक विशेष प्रकार का सेवक था जो सबसे पहले भोजन चखता था, उसके बाद ही राजा भोजन करता था। ये इसलिए क्योंकि राजा को इस बात का भय था कि कोई उनके शत्रु जहर मिलाकर उनको खिला ना दे। इसके अलावा राजा के लिए अनेकों प्रकार के सुख सुविधाएं भी थी। नेचुरल सम्राट है तो भाई सुख तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा एक और तथ्य बात यह भी मेगास्थनीज ने बताया कि राजा एक दिन 2 दिन के अलावा एक कमरे में नहीं रुक सकता था, यानी कि 2 रात वो एक कमरे में बिता सकता है, लेकिन तीसरी रात वो दूसरे कमरे में बिताएगा। उसके रक्षा करने के उद्देश्य से ये बनाया जाता था, और राजा किस दिन कौन से कमरे में सोने वाला है ये कोई नहीं जानता था। तो ये सारी चीजें मेगास्थनीज के वर्णन से हमें प्राप्त होती है। अब हम चलते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट, अपने मेन टॉपिक की ओर। आखिर अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा गया? अशोक को ऐसा अशोक ने क्या काम किया था? पहले अशोक की लाइफ जो थी बहुत ही हिंसात्मक थी। उसने लाखों युद्ध लड़े हैं, उसने इतने नरसंहार किया है जिसका कोई उपाय नहीं है। उसने बहुत ही ज्यादा खून खराबा किया, पर ऐसी क्या घटनाएं घटी कि एक राक्षस को रक्षक में बदल दिया, एक साधु को बदल दिया। ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार बिंदुसार ने उन्हें बोला कि जब तक तुम लोगों के बीच में नहीं जाओगे, लोगों को नहीं समझोगे, तो तुम एक महान राजा नहीं बन सकते। ये सोचकर उनको वो उड़ीसा, जो आज आधुनिक उड़ीसा है, वो उस समय कलिंग कहलाता था, उसके राजा उस समय खारवेल थे। तो वहां भेजा गया कि हम लोग ने सारे भारत, सोचिए गाइस, सपोज कि ये इंडिया है, मुझे बनानी तो नहीं आती लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोग हंसिएगा मत। सपोज ये इंडिया है, ये पूरा भाग मौर्य साम्राज्य का भाग था, ये पूरा भाग मौर्य साम्राज्य का भाग था, और ये जो था ये कलिंग था, जो एक स्वतंत्र देश था। इसकी रक्षा के लिए अभी तक मतलब इसे आक्रमण करने के लिए कोई देश आगे नहीं आया था, क्योंकि एक स्वतंत्र राज्य की तरह वो रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे टच नहीं किया। तो बिंदुसार ने बोला कि अगर तुम वहां जाते हो, तुम वहां के कल्चर को सीखते हो, तो उसे हम लोगों को कैप्चर करने में, अपने अधिकार में लेने में काफी अच्छा रहेगा, और इस तरह से हमारा भारतवर्ष जो है, हमारा जो साम्राज्य पूरे भारत में फैल जाएगा। ये उद्देश्य से उसने कलिंग में भेज दिया। अब कलिंग वो गया तो वहां की खारवेल की राजकुमारी थी कौरवकी, जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप प्यार में बदल गया। लेकिन जब उसको रिटर्न होने का टाइम आया तो उसको ऐसी न्यूज मिली कि कौरवकी की हत्या कर दी गई है और खारवेल का जो शासक है वो मार दिया गया। तो अब वो उग्र हो गया, क्योंकि उसका पहला प्यार था, तो वो उग्र हो गया। तो उसके कारण वो कलिंग पर विजय करने के लिए आया। एक भी पुरुष जीवित नहीं था। जब अशोक ने वहां युद्ध किया तो उस युद्ध में कलिंग के पूरे नवयुवक, छोटे से लेकर बूढ़े तक, सब कुछ खत्म हो गया। तब उसके बाद वहां की महिलाएं आई कि हम लोग हैं, हम लोग से युद्ध कीजिए, और उस महिलाओं में सबसे आगे कौरवकी थी। जब उसे यह एहसास हुआ, उसने देखा कौरवकी को कि ये तो जिंदा है, तो इसके बाद उसका नजर एक बहुत बिच्छू पर पड़ा, जो सीधे से एक कटोरा लेकर जा रहा था। उसके बाद से ही उसका धर्म परिवर्तन हो गया, और वो काल अशोक से चंड अशोक से धम्म अशोक बन गया। देवानाम प्रियम उसको कहा जाता है, देवताओं का प्रिय अशोक। उसने अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा को, हर एक शिलालेख को, यानी कि जो बड़े बड़े लौह स्तंभ होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनको तुड़वा कर अपने उद्देश्यों को, अपने प्रजाओं को बताया। उन्होंने ये भी समझाया कि जैसे हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको शिक्षाएं देते हैं, उनको
गलत रास्तों से जाने से भटकाते हैं, वैसे ही ये प्रजा मेरे बच्चे हैं और हमें हमें मेरा ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को उन तक पहुंचाएं, हम उनको बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप लोग एक विशेष धर्म को अपनाइए, आप लोग मानवता के धर्म को अपनाइए। हिंसा, हर प्रकार की हिंसा उन्होंने बंद करवा दिया। और अशोक ने ये भी बोला कि मैं ये शिलालेख, ये स्तंभलेख इसलिए बनवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे आने वाले बेटे, मेरे आने वाले पीढ़ी इस चीज को समझे और वो हिंसा का त्याग करके अहिंसा के पथ पर धर्म विजय करे, लोगों के बीच अपना अस्तित्व बनाए। क्योंकि एकमात्र यही एक उपाय है सारे लोगों को अपने अंदर करने का, प्यार बढ़ाने का, सहिष्णुता फैलाने का। और मौर्य साम्राज्य उस समय ग्रीस, इराक, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ तक पहुंच चुका था। सोचिए गाइस, जो काम हिंसा नहीं कर सकी वो अहिंसा ने कर दिया। भारत का नाम उस समय तक इन सारे देशों में पहुंच चुका था। भारत को सब लोग जानने लगा था अशोक के नाम से, सम्राट अशोक के नाम से। अब हम पढ़ेंगे अशोक के धर्म के विजय, धर्म के बारे में। क्या था अशोक का धर्म? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अशोक का कोई विशेष धर्म नहीं था। अशोक ने कोई महान भगवान की पूजा पाठ करने के लिए नहीं बोला। हाँ, उसकी विशेष रुचि बौद्ध धर्म की तरफ थी, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, लेकिन उसने किसी भी धर्म की हीनता नहीं की, हानि नहीं करवाया। उसने बोला सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार है, समान धर्म से वो रह सकता है, समान काम कर सकता है, समान तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये विविधता वाला चैप्टर यहाँ पर देखिए आ गया, यानी कि ये विविधता अशोक के टाइम से चलती आ रही है और उसको ये चीज पता था। और उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां भी आई, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों की मानसिकता, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के लोगों का रहन सहन सब अलग अलग था। अब इन अलग अलग लोगों के बीच में एकजुटता लाना, राजा हर जगह तो नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने महामात्यों की नियुक्तियां की, धर्म गुरुओं को बुलाया। उन्होंने बताया कि आप जगह जगह जाइए, धर्म का प्रचार कीजिए, लोग को बोलिए कि धर्म में बिलीव करें। जो अनपढ़ है उनको शिलालेख पढ़ कर दिखाइए, उसको स्तंभलेख बताइए, उनको समझाइए और प्रजा को ये भी बताइए कि मैं उनका सेवक हूँ, राजा नहीं हूँ। वो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं हमेशा उनके लिए तत्पर हूँ। ये था सम्राट अशोक का धर्म। ये ऐसी महानता वाले थे सम्राट अशोक। जब देखिए गाइस, उनकी तुलना नेपोलियन से की जा रही थी। नेपोलियन, जिसको हम जानते हैं कि वो विश्व विजेता का सपना लेकर आया था, लेकिन विश्व विजेता बन नहीं पाया। लेकिन अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि उस समय वो इतनी शक्तिशाली था, इतना ज्यादा शक्ति था उसके पास, सेना से, स्थल से, पैदल सेना, हस्त सेना, घुड़सवार, हर एक तरह की सेना थी उसके पास कि अगर वो चाहता तो पूरे विश्व को रौंद सकता था। लेकिन अपनी शक्ति के बड़े चरमोत्कर्ष पे, पराकाष्ठा पर जाकर उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वो वहां से रिटर्न हो गया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। यही इसको महान बना दिया। इसी के कारण हम लोग इसे महान अशोक कहते हैं, सम्राट अशोक कहते हैं, धम्म अशोक कहते हैं। उसने न जाने कितने आश्रमों की स्थापना करवाई, विश्राम आश्रम खोले, गृह आश्रम खोला, उन्होंने विद्यालय की स्थापना करवाई। तक्षशिला उस समय शिक्षा का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। उसने बहुत सारे विद्या गुरुओं को नियुक्त किया जो लोगों को जाकर शिक्षा ग्रहण कर दे सके, दिलवा सके। ये सारी चीजें उन्होंने कहा, इसलिए सम्राट अशोक को महान अशोक का दर्जा दिया जाता है। सो गाइज, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने अशोक के बारे में पढ़ा, राज्य और साम्राज्य में अंतर समझा, कर और नजराने में अंतर समझा, वो क्या होता है। उसके बाद हमने जाना राजधानी में सम्राट किस प्रकार से रहते थे, अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों है, उसने कलिंग युद्ध किस तरह से किया और अशोक का धर्म क्या था। ये सारी चीजें आज हमने कवर की।
सो अब हम अगले क्लास में फिर कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ आएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो उसे प्लीज़ 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 शेयर भी करें और लाइक भी करें। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ठीक से रहिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।